नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की कर रखी है किसने, कितनी तैयारी। कांग्रेस के लिए फिलहाल 24 सीटों के उपचुनाव से भी बड़ी चुनौती है एक काबिल, जनता में लोकप्रिय, जीतने वाले उम्मीदवार का चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कई एजेंसियों के जरिए फिलहाल ये सर्वे का काम करवा रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि पार्टी के नेताओं को ही ये सर्वे रास नहीं आ रहा। ग्वालियर चंबल की सीटों पर दावेदारों ने उठा दिए हैं सर्वे पर सवाल। मंत्री गोविंद सिंह की दलील कि स्थानीय नेताओं की राय ली जानी भी जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के जिताऊ उम्मीदवारों के सर्वे का फॉर्मूला क्या पार्टी के भीतर ही रास नहीं आ रहा? कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि पार्टी का फोकस जिन 16 सीटों पर सबसे ज्यादा है, ग्वालियर चंबल की उन सीटों से ही सर्वे पर सवाल उठने लगे हैं। ग्वालियर चंबल इलाके के नेता ही सर्वे को उम्मीदवार के चुनाव का आधार बनाने पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि सर्वे का आधार वोटर की राय होनी चाहिए, लेकिन इस सर्वे में ये राय ली ही नहीं जा रही। मेन सर्वे होती है जनता की, वोटर की। तो सर्वे वाले जाते हैं, वो वोटर से तो कोई संपर्क कर ही नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से ये सर्वे एकदम बिल्कुल गलत है और इस पे हमारे माननीय डॉक्टर साहब, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी और माननीय मेरे राहुल अजय भैया जी, इन हमारे सभी वरिष्ठों को गहराई से मंथन करना चाहिए कि अधिकतर जोर दें, वोटर से संपर्क करें। जो भी सर्वे के लिए जाता है, मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। गोद में हमारे यहाँ 2-3 बार सर्वे करने के लिए लोग गए थे। तो जो नेता है वहाँ पदाधिकारी है, उनसे पूछ के चले आती है। तो कोई किसी के गुटका है, कोई किसी के गुटका है। 20 तारीख को मैंने सर्वे करने वालों से निवेदन भी किया कि सर्वे जो है सही तरीके से हो, और सर्वे करने वाले पहले भी गए थे 2018 में। तो जब सर्वे की तो रणवीर जजाट विधायक जी की सर्वे 0 जा रही थी, आरे गाँव से चुनाव जीत के नहीं आ पाएगा, हार के जाएगा। सारी सर्वे खुटी से टंग रही, वो बंदा 25,000 से चुनाव जीता। कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है जिताऊ उम्मीदवार का चुनाव। पार्टी जिनके भरोसे चंबल में 26 सीटें जीती थी, उनमें से 16 सीटों के पूर्व विधायक अब बीजेपी के उम्मीदवार बन चुके हैं। लिहाजा कांग्रेस के लिए उनके मुकाबले का उम्मीदवार तलाशना और ये गारंटी लेकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारना आसान नहीं कि वो सीट जिताकर ही लाएंगे। लिहाजा कमलनाथ अलग अलग एजेंसियों से 24 सीटों पर सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर से ही इस सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि इसमें स्थानीय नेताओं की राय ली जानी भी जरूरी है। सर्वे हमारे माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश उनकी राजनीति है, उनके अनुभव के आधार होगा। सर्वे के आधार पर सफलता मिलती हो तो उनका सर्वे कराना कोई अनुचित नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सर्वे के बाद स्थानीय लोगों से भी सलाह मशवरा करना उचित होगा, क्योंकि कभी कभी सर्वे राजनीतिक समीकरण कारण, सामाजिक जाति समीकरण के कारण भी सर्वे बिगड़ जाते हैं। खासकर मुद्दा होता है आदमी की, व्यक्ति की छवि और जनता में क्या सोच है उसके प्रति, उस पर ज़्यादा जोर देना उचित होगा, ऐसा हमारा मानना है। कांग्रेस में सर्वे पर उठे सवालों पर बीजेपी भी तंज कस रही है। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवार के चयन को लेकर जब इतना घमासान है, गुटबाजी है, तो आगे चुनाव में क्या होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में 24 उपचुनाव को लेकर गुटबंदी, गोलबंदी लगातार जोरों पर है। सबके सामने बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का राकेश चौधरी के खिलाफ बयान आया, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, अजय सिंह जी का आया, प्रेमचंद गुड्डू को लेकर उनके तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि विधायकों का आया।
तो वहां टिकटों की जो जिस प्रकार से छीना झपटी चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि इन विधानसभाओं के भीतर इनके लिए प्रत्याशियों का टोटा भी है। हालांकि कमलनाथ का ये जांचा परखा फार्मूला है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कमलनाथ ने 230 सीटों पर सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवार का चुनाव किया था और बीजेपी के मुकाबले जिताऊ उम्मीदवार उतारकर ये साबित भी कर दिया था कि उनका प्रयोग सफल रहा। लेकिन ये 24 सीटें कांग्रेस के लिए वजूद की आखिरी लड़ाई हैं। क्या कमलनाथ सर्वे के आधार पर ही करेंगे उम्मीदवार का चुनाव या कोई नया क्राइटेरिया लाएगी कांग्रेस? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सांवेर में अब बीजेपी पहुंचाएगी घर घर तुलसी। आप सुनकर हैरत में पड़ गए होंगे कि अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, बीजेपी ने क्या प्री एक्टिव मोड में कर दिया घर घर तुलसी पहुंचाने का ऐलान। लेकिन ये एक तीर से दो शिकार वाला मामला है। साख का सवाल बन चुकी सांवेर सीट पर बीजेपी की महिला मोर्चा घर घर तुलसी के पौधे बांटती नजर आएगी। तुलसी भी पहुंचाई जाएगी और सांवेर में तुलसी यानी कि मंत्री सिलावट के कामों का पर्चा भी। एमपी की 24 सीटों में से सांवेर अकेली ऐसी सीट है जहां चुनावी बुखार सबसे पहले चढ़ा है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने तो अपने विभाग का मुंह काफी पहले ही सांवेर की तरफ कर दिया था। बाकी सिंधिया के बेहद करीबी तुलसी सिलावट को जिताने बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी अपने पारंपरिक फार्मूले अपनाने में भी गुरेज नहीं कर रही, तो कांग्रेस सिलावट पर सौदे का आरोप लगाए उसके पहले तुलसी को कैसे घर घर पहुंचाया जाए। बीजेपी ने सांवेर में शुरू कर दिया है घर घर तुलसी हर हर मोदी अभियान। हमारी महिला मोर्चे की जितनी हमारी बहनें हैं वो सांवेर विधानसभा के लगभग 319 बूथों पे जाके हर घर में तुलसी का पौधा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसका पत्रक, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसका पत्रक, आदरणीय तुलसी भैया आने वाला रोड मैप और किए हुए काम, इसको लेके हमारी महिला मोर्चा की सारी बहनें सांवेर विधानसभा की 319 बूथों पे जाएंगी और इस अभियान को हमने हर हर मोदी घर घर तुलसी नाम दिया है। तो हर लगे ना फिटकरी और घर घर पहुंचे तुलसी। तो पार्टी ने बकायदा मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों के साथ तुलसी सिलावट के सांवेर इलाके में किए गए विकास कार्यों का पर्चा भी छपवा लिया है और इस अभियान की जवाबदारी सौंपी है महिला मोर्चे को। पार्टी का महिला मोर्चा पूरे सांवेर विधानसभा सीट पर तुलसी को हर घर तक पहुंचाएगा। खुद तुलसी सिलावट भी इन दिनों पूरा समय सांवेर में ही मोर्चा संभाले हुए हैं। 1 वर्षों की उपलब्धि केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओजस्वी 100 दिन की उपलब्धि, ये उसी का एक नतीजा देखा कि नहीं आप? इतनी बड़ी योजना जो मिली है, इसलिए घर घर मोदी। और हमारी संस्कृति में जहाँ तुलसी का पौधा रोप दो सारी बीमारी अपने आप चली जाएगी। तुलसी इस तरह घर घर पहुंचाई जाएगी तो तुलसी पर चढ़े सियासी रंग पर कांग्रेस तो ऐतराज उठाएगी। पार्टी का आरोप है कि इस तरह से बीजेपी आम वोटर की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुलसी तो हमारे लिए बहुत पवित्र है, हर घर में पूजा होती है, जल चढ़ाते हैं। तो अगर हम किसी के नाम की तुलसी जैसी पवित्र पौधे की अगर हम तुलना करते हैं तो ये गलत है। नाम अपनी जगह होता है और हमारी जो तुलसी है, हमारी भावनाएं जो हिंदू धर्म में हमारे तुलसी के पौधे के प्रति जो हमारी भावनाएं वो अलग है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सांवेर में चाय की चौपालें थी और चाय पर ही थी बीजेपी की चर्चा। अब इस चाय में तुलसी भी मिल गई है। 50,000 से ऊपर तुलसी के पौधे महिला कार्यकर्ताओं के जरिए सांवेर के घर घर में पहुंचाए जाएंगे। पर ये पौधे क्या वाकई तुलसी को जीत दिला पाएंगे? सिलावट, सांवेर और सियासी संकट, उपचुनाव तक तो सवाल यही है। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी सियासत के कई सारे दांव देखने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।
शिवराज सरकार के तजुर्बेदार मंत्री गोपाल भार्गव ने किसे कहा शोले का ठाकुर? क्यों कहा कि 15 महीनों का हिसाब नहीं दे पाएंगे मंत्री? और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई की यह समझाइश किसके लिए थी कि फिलहाल उनका बिना विभाग के मंत्री रहना ही बेहतर होता? क्या बीजेपी में मचने लगी 24 की चकल्लस? अरे इन मंत्रियों की हालत शोले फिल्म में जैसा वो कटे हुए हाथों के ठाकुर है, ऐसे ठाकुर ठाकुर साहब कटे हुए हाथों। सुर्खी विधानसभा सीट पर विधायक बनने से पहले मंत्री बने गोविंद सिंह राजपूत के लिए माहौल बना रहे मंत्री गोपाल भार्गव वोटर को ये समझा रहे हैं कि 15 महीनों का मंत्री जी से कोई हिसाब मत लेना, क्योंकि तब उनके हाथ कटे हुए थे। शोले के ठाकुर थे कमलनाथ सरकार में गोविंद सिंह राजपूत। पिछले 15 वर्षों में विकास के लिए कोई राशि नहीं मिली, भले इन्हें मंत्री बना दिया। अरे इन मंत्रियों की हालत और शोले फिल्म में जैसा वो कटे हुए हाथों के ठाकुर है, ऐसे ठाकुर ठाकुर साहब कटे हुए हाथों। अच्छा किया ऐसी सरकार में रहने से अच्छा है एक बार हम पद में नहीं भी गए तब भी हम बेहतर जिंदगी जी सकते मगर। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के लिए माहौल बना रहे गोपाल भार्गव का एक बयान चर्चा में आ गया। भार्गव ने ये क्यों कहा कि अच्छा हुआ छोड़ दी कांग्रेस, अब ऐसी जगह है गोविंद सिंह कि एक बार पद पर ना भी रहें तो जिंदगी आसानी से कट जाएगी। अच्छा किया ऐसी सरकार में रहने से अच्छा है एक बार हम पद में नहीं भी गए तब भी हम बेहतर जिंदगी जी सकते मगर। कांग्रेस गोपाल भार्गव की गोविंद राजपूत के लिए सहानुभूति के नए अर्थ बता रही है और समझा रही है कि भ्रष्टाचार की वहां गुंजाइश नहीं थी, पर यहां पूरे मौके हैं। मध्य प्रदेश में गोपाल भार्गव जी शोले के ठाकुर की स्थिति की बात करें। शोले के ठाकुर आज मध्य प्रदेश सरकार में है, ना कि पहले हुआ करते थे। लगभग पूरे मंत्रिमंडल की वो हालत है कि 32 दिन का मंत्रिमंडल बने हैं। खरीदे हुए जनादेश की सरकार है, बिगर पैर की सरकार है। अभी उपचुनाव में गिर जाएगी स्वतः ही। और गोपाल जी आपके जैसे वरिष्ठ नेता और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ जो हालत करी है कि एक नेता कह रहे हैं कि इनको ताकत है और दूसरे नेता कह रहे हैं कि इनको विभाग तक नहीं देना चाहिए जब तक उपचुनाव नहीं हो जाए। तय करें कि शोर आपकी पार्टी जा रही है जिन्होंने लूट खसोट के माल लिया और उन्हीं को कहीं ना कहीं मंत्री पद से नवाजा, जबकि आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिरार करने का काम। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में सीधे सत्ता वाली लैंडिंग करने वाले इन मंत्रियों को अलग अलग संवेदनाएं और समझाइशें मिल रही हैं। महाकौशल की कैबिनेट में अनदेखी से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई की आशंका है कि उपचुनाव हो जाने तक सिंधिया खेमे के ये मंत्री न अपने पद के साथ न्याय कर पाएंगे, न विभागों पर फोकस कर पाएंगे। मेरा तो सुझाव ये होगा कि जिन मंत्रियों को अभी चुनाव के मैदान में उतरना है उनको कोई भी विभाग नहीं लेना चाहिए, उनको बिना विभाग के मंत्री रहना चाहिए। कारण ये है कि यदि वो उन्होंने कोई मंत्रालय ले भी लिया तो वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और चुनाव तक वो मंत्रालय बिना मंत्री का मंत्रालय हो जाए, वो विभाग बिना मंत्री का विभाग हो जाए। वैसे भी पिछले 3 महीने तक तकरीबन सारे ही मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास थे, सारे मंत्रालय बिना मंत्री के मंत्रालय की जैसे पे काम कर रहे थे। आने वाले समय में ऐसा और 3 महीने तक चले, ये प्रदेश के लिए उचित नहीं होगा। मेरा सुझाव तो यही होगा कि इनको मंत्रालय के झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए और बिना विभाग के मंत्री रहते हुए काम करें और चुनाव जीत के आए, उसके बाद जो मर्जी आए वो मंत्रालय। तो लाख छिपाओ छिप न सकेगा, राज हो कितना गहरा। बीजेपी में महाराज के खेमे से आने वाले मंत्रियों की मौजूदगी से नाराज तो कई हैं, बस इनमें खुलकर कुछ ही कह पा रहे हैं, बाकी उन्हीं से संगत मिला रहे हैं। अब बीजेपी को फोकस इस पर करना है कि पार्टी में धीमी आंच पर पक रही ये नाराजगी उपचुनाव में उबाल न ले आए। सागर में रचित दुबे और जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो महाकाल इस बार एमपी में बनवाएंगे किसकी सरकार? 2003 में उमा भारती ने महाकाल से सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजाया था।
फिर 2018 में कमलनाथ ने महाकाल में पूजा के बाद ही कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। तो क्या 2018 का तजुर्बे ने ही कमलनाथ को महाकाल के मंदिर पहुंचाया? पर कांग्रेस की मंदिरों की इस दौड़ पर भी शुरू हो गई है सियासत। बीजेपी समझाइश दे रही है कि राजनीति में वैसे तो जनता ही भगवान होती है और जो जनता के साथ धोखा करते हैं उनका साथ भगवान भी नहीं देते। क्या एमपी में फिर एक बार शुरू होगी टेंपल पॉलिटिक्स? क्या 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह ही 24 सीटों के उपचुनाव में भी कांग्रेस मंदिर मंदिर दौड़ लगाएगी? 24 सीटों पर कांग्रेस की ये भक्ति रंग दिखाएगी। याद कीजिए 2018 में तो कांग्रेस ने ऐसी ही आस्था की डुबकी लगाई थी और 15 साल से मझधार में फंसी कांग्रेस सत्ता के किनारे आई। महाकाल के आशीर्वाद के लिए आया था। मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के कमजोर वर्ग को आशीर्वाद मिले, मुझे आशीर्वाद मिले, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बने, ये मेरी प्रार्थना है। क्या इस बार भी फिर मिलेगा कमलनाथ को महाकाल का आशीर्वाद? वैसे महाकाल का आशीर्वाद लेकर ही बीजेपी भी अपने चुनाव अभियान का आगाज करती रही है अब तक और 15 साल सत्ता में रही भी है। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने भी मंदिरों की दौड़ लगाई और शुरुआत महाकाल से ही हुई थी। हालांकि अंदाजा खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी नहीं होगा कि उन्हें 16 महीने बाद फिर टेंपल रन शुरू करना पड़ेगा। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव की जीत का भरोसा लिए कमलनाथ महाकाल के द्वार आखिर पहुंच ही गए और मीडिया को ये बताने में भी गुरेज नहीं किया कि उन्होंने महाकाल से चुनाव में जीत के लिए प्रार्थना की है। मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ है और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इधर कमलनाथ ने श्रावण में महाकाल के दर्शन किए और चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। उधर कांग्रेस की मंदिर दौड़ पर सियासत भी शुरू हो गई। सीएम शिवराज ने कहा कि चुनाव में जनता का आशीर्वाद ज्यादा जरूरी है, ईश्वर भी उसी के साथ होते हैं जो जनता का साथ देता है। ऐसा है, चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की कृपा की जरूरत होती है और जनता उन्हीं पर कृपा की वर्षा करती है जो जनता के लिए बेहतर काम करते हैं। सुना ये भी है कि 2018 की तरह ही कमलनाथ ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जीत के लिए दतिया की पीताम्बरा पीठ भी जाएंगे। दतिया की भांडेर सीट पर भी उपचुनाव होना है। हालांकि यहाँ मोर्चा संभाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के दतिया दौरे के पहले ही उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। पीताम्बरा पीठ से ऊपर कर ले भाई, जब ये अध्यक्ष बन के आए थे माननीय कमलनाथ जी, तब इन्होंने शुरुआत की थी। महाकाल भी गए थे, पीताम्बरा पीठ भी गए थे और दोनों में आशीर्वाद मिला। अल्पमत की सरकार बनी, तोड़ जोड़ से बनाई, अपना घर संभाल नहीं पाए तो भगवान को मालूम है ये धोखा दिया इनने किसान को, नौजवान को धोखा दिया, बेटियों को धोखा दिया, बहुओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया। तो अब ये कहीं चले जाएं। क्या मंदिर इस चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा होगा? बाकी चुनावी राजनीति में तो जनता ही भगवान होती है, उसी के आशीर्वाद से मिलती है सत्ता और उसकी नाराजगी सड़क पर पहुंचाती है। उज्जैन में आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 24 की चौकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रखे हैं। एक के बाद एक अपडेट्स निकलकर सामने आ रखी है। अब वो जगह भी बताई जा रखी है जहां से ये आतंकी भागने की कोशिश कर रहा था, ये कुख्यात अपराधी भागने की कोशिश कर रहा था। इस गैंगस्टर के भागने की जब कोशिश की जा रही थी तब पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया। रोकने के लिए इसे घेरने की कोशिश की, इसे
अब गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन ना वो फायर करता रहा और उसकी फायरिंग की वजह से अब जैसा कि जानकारी अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकती, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, जिनके बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिर पुलिस ने भी फायर किया और फिर अंततोगत्वा इसे मार गिराया गया। तो आपको बता दें कि पूरा जो घटनाक्रम है वो स्क्रिप्टेड पहले से नजर आ रहा है और लगातार इस और इशारा अब राजनीतिक दल भी कर रखे हैं और राजनीति करते हुए अब नजर भी आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे देते हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़ा हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए डीजीपी पहुंचे हुए हैं और एनकाउंटर की जानकारी सीएम को दे दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। लगातार एक के बाद एक राजनीतिक का बयानबाजी भी तेज होती जा रही है और उसके इतर इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल भी तेज होती दिखाई दे रही है। जवाब देना होता और हमें या तो उसको इस स्थिति में ला दें कि वो फायर ना कर पाए और सर ये बहुत ही एक्सट्रीम स्थिति हुआ करती होगी, मतलब जब ये ऐसे हालात बनते हैं मुठभेड़ वाले तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्थिति होती होगी, क्योंकि पुलिस के लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा वो मोमेंट, उस समय संभालना परिस्थिति को कि एक तरफ तो अपराधी भागने की फिराक में है, पुलिस पर हमला कर रहा है, पुलिस की जान लेने की फिराक में है। बताया जा रहा है 3 गोलियां विकास दुबे को लगी है और उसका अंत हो गया। विकास दुबे के मारे जाने पर उसके गांव में भी जश्न की स्थिति है। कुछ देर में विकास दुबे का पोस्टमार्टम होगा, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। विकास दुबे का कोरोना टेस्ट भी हुआ है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। गाड़ी पलटने से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, ये बताया जा रहा है। रफ्तार की वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकराई है और हादसे का शिकार हुई है। गाड़ी में सवार सभी लोग हादसे में घायल हुए हैं, ये बताया जा रहा है। विकास दुबे ने हथियार छीनने की कोशिश की और वो वहां से भाग रहा था और इसी भागने के दौरान जब उसे पकड़ने के लिए पुलिस पहुंची, जवाबी कार्रवाई पुलिस कर रही थी, तो फिर विकास ने गोली चला दी और फिर जवाबी फायरिंग में विकास को गोली लगी है। 3 से 4 गोली लगना बताया जा रहा है। अभी भी विकास दुबे के 16 साथी अब जो है उनकी तलाश की जा रही है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। विकास दुबे से जुड़े हुए मामले की कल सुबह से लेकर अभी तक लगातार ये पूरा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। तो आपको बता दें, उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद अब एनकाउंटर पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, जिसे मध्य प्रदेश में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। इधर दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर कहा, अब अपराधियों का गठजोड़ उजागर नहीं होगा। पीसी शर्मा ने भी सवाल खड़े किए। तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, एनकाउंटर पर सियासत होती हुई नजर आ रही है, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे की अब और इशारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे इससे पूछताछ में होते, लेकिन अब वो नहीं होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कई और साथी है, क्या उनका खुलासा होगा, उन तक का पुलिस कब पहुंचेगी, तमाम चीजें हैं वो अब निकलकर सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मेरे साथ हैं। सर, विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आपने उनकी गिरफ्तारी को प्रश्न चिन्ह लगाया और एक तरह से सीधा आरोप है कि भाजपा की तरफ से प्रायोजित गिरफ्तारी है। विकास दुबे उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर साबित हो रहा है। 60 आपराधिक प्रकरण, कई हत्याएं, थाने में जाकर जिसने हत्या की हो और उसके बाद भी जमानत हो जाती है उसकी, आज तक उसको सजा नहीं हुई। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़े राजनीतिक लोगों का संरक्षण है।
पुलिस महकमे में इसकी अच्छी पैठ है, प्रशासन में इसकी अच्छी पैठ है, हो सकता है कि न्यायपालिका में भी इसकी पैठ हो, जिसकी वजह से ये बचा हुआ है। अब इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी ये बच के निकल गया, और बच के निकलने के बाद ये अपनी मन मर्जी से महाकाल के मंदिर में आकर बिना हथियार के, इतना बड़ा गैंगस्टर आता है और जाके एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा इसे पकड़ लेता है और एक मध्य प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल को वो सौंप देता है। अब इसमें इसको गिरफ्तारी माने या सरेंडर माने, मैं तो ये कहूँगा कि इसको पूरी तरीके से न्यायिक हिरासत में रखते हुए इसकी पूरी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि कई बड़े ताकतें हैं इसके पीछे पड़ जाएंगी इसकी हत्या करने के लिए। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि विकास दुबे को न्यायिक हिरासत में रखना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसकी जान को खतरा है, साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए न्यायिक जांच की मांग की। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो ये कल शक जाहिर किया गया था इस पूरे मामले को लेकर, कल दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े किए थे और आज जब ये हुआ तब फिर उनका ट्वीट भी निकलकर सामने आया है। मगर इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मोस्ट वांटेड विकास दुबे आखिरकार पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा हैं। पीसी शर्मा जी, जो विकास दुबे था उज्जैन से यूपी एसटीएफ उसको ले जा रही थी कानपुर, एनकाउंटर में वो मारा गया है। ये पूरा का पूरा मामला जब से वो फरार हुआ सब पूरा का पूरा संदिग्ध है, और जिस तरह से सभी सीनियर लीडर्स ने भी बात उठाई है, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और सभी नेताओं ने, मैं समझता हूँ कि अक्षरशः वो का वही हुआ। कल जब एक आपके न्यूज़ 18 चैनल पे एक हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, तो हमारे पूर्व मंत्री विजय सिंह राठौर ने कहा कि अभी तो एनकाउंटर हो सकती है रास्ते में, और मैं समझता हूँ कि वैसा का वैसे हुआ। और ये सब जिन लोगों के नाम विकास दुबे से जुड़े थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश में, ये सब उजागर न हो, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसके रास्ते में एंटर कर दिया। और ये सब बातें जो 8 सिपाही और सीएसपी जो विकास दुबे ने एनकाउंटर में जिनकी जान ली थी, जो शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों ने भी कल सभी चैनल्स पे और समाचार पत्रों में कहा है इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए पूरे मामले की। आखिर कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें हैं, राजनेताओं के नाम हैं जिनके भी हैं, ये जांच से ही बाहर आएगा। उसमें डरने की क्या बात है? जब आप छोटी छोटी चीजों की जांच हो जाती है तो ये इतना बड़ा मामला है, ये मारा गया एनकाउंटर में ठीक है, पर ये इन सरकारों को ये लगने लगा था कि ये मामला बहुत हाइप हो गया, उठ गया है, इसलिए एनकाउंटर हुई। ये है पीसी शर्मा जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास दुबे बहुत सारे ऐसे राज जानता था जो अगर खुल जाते तो फिर शायद मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं के, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। और यही वजह है कि ये जो एनकाउंटर किया गया है वो सवालों के घेरे में है। और इस ये आपने सुना कि कई तरह के सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।